नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 62 की, जिसमें मैं आप लोगों से रोज के तरीके से 20 क्वेश्चन पूछूंगा और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ में इन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप ये 10 क्वेश्चन की अगर वीडियो देखोगे तो कम से कम आपको 50 से 60 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी क्लियर कर दी जाएगी। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी वो आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोगों ने जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, इतने ढेर सारे सब्जेक्ट हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो कि इन सभी सब्जेक्ट्स की बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी आप लोगों को करा दी जाए, इतने अच्छे से करा दी जाए कि कहीं आपको फिर दोबारा और दूसरी जगह पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई नोटबुक अलग से खरीदने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपए का पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको ये जो पूरा कोर्स है वो कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे। और इसके साथ साथ इस कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसकी आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगी, जिसमें सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखी गई रहेंगी। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो हाईलाइट होगी, और इसके साथ साथ विद फिगर विद ट्रिक जो भी चीजें याद करने लायक है उन सभी चीजों को अच्छे से दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि ये सब्जेक्ट मतलब ये जो कोर्स है किसमें काम आने वाला है, तो कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर पूछा जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो और चाहे वो फिर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी हो, उनमें आपका ये जो कोर्स है वो बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। इसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इसको खरीद लेने के बाद आपको फिर कहीं और से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा आप अच्छे से समझ लेना, और इसके बाद जो आपको नोट्स मिलेगा उसको बार बार रिवाइज करते रहना। इससे जो आपका पूरा सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएगा। पूरे पूरे 1 साल का कोर्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। एक बार आप इसको खरीद के पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1000 रुपए में आपको कितना कुछ अच्छा चीज मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, एक चीज और आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि कोर्स से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानना है, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है 9792771793। इस पे चाहे आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो और चाहे आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भी करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एट व्हाट स्टेज आर प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड अप्लाइड। कहने का मतलब ये है कि जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाले हर्बिसाइड होते हैं, ऐसे हर्बिसाइड जो कि पौधे के निकलने से पहले, यानी कि हमारी जो क्रॉप होती है यानी कि खरपतवार जो है उसके ग्रो होने से पहले ही कौन से स्टेज में प्री प्लांट हर्बिसाइड डाला जाता है। आफ्टर क्रॉप इमरजेंस, बिफोर प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप, ड्यूरिंग फ्लावरिंग, या फिर आफ्टर लास्ट कल्टीवेशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप। फसल की बुआई से पहले। ध्यान से समझना, जो प्री प्लांटेशन इनकॉर्पोरेशन वाले हर्बिसाइड होते हैं इनको कब हम देते हैं, जब हम सीड बेड का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सीड बेड की प्रिपरेशन करते समय, यानी कि प्लांटिंग जब करनी होती है, प्लांटिंग करने से जस्ट पहले हम लोग क्या करते हैं, उस हर्बिसाइड को खेत में डाल देते हैं। इसके बाद फिर हम प्लांटिंग करेंगे, और प्लांटिंग करने के बाद जब जर्मिनेशन होने लगता है तो सीड तो कायदे से जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जो भी खरपतवार उसके खेत में होंगे वो सभी जैसे जर्मिनेट होंगे तुरंत ही वो हर्बिसाइड के कांटेक्ट में आएंगे और तुरंत ही वो डेड हो जाएंगे, तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन कहने का मतलब है प्री मतलब पहले और प्लांट मतलब प्लांट से पहले, यानी कि प्लांटिंग से पहले ही दे दिया जाता है। जब हम अपने मेल फील्ड में फसल लगाते हैं तो फसल लगाने से पहले ही हर्बिसाइड डाल देते हैं उसमें। एग्जाम्पल इंक्लूड सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड लाइक फ्लूक्रोलारिन और एलाक्लो। ये फ्लू क्लोरा क्लोरालिन, ये फ्लूक्रोलालिन और जो फिर एलाक्लोर जो है, ये दोनों एक तरीके के ऐसे हेर्बिसाइड हैं जिनको मिट्टी में मिलाया जाए। जैसे मैंने बोला था ना सीड बेड प्रिपरेशन के समय पर, तो सीड बेड के प्रिपरेशन में वो मिट्टी में मिला देते हैं इसको कायदे से। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन इंश्योर वीड कंट्रोल बिफोर द क्रॉप स्टेब्लिश। क्रॉप के स्टेब्लिशमेंट होने से पहले ही वहां पर वीड का कंट्रोल हो जाता है। इट इज इफेक्टिव फॉर अर्ली वीड मैनेजमेंट लाइक सोयाबीन। ध्यान से समझना,
क्योंकि ये जो है ये प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाला जो हर्बिसाइड है, इसमें क्या होता है कि क्योंकि हम सीड बीड प्रिपरेशन के टाइम पर ही इसमें हर्बिसाइड डाल देते हैं, तो केवल स्टार्टिंग के जो कुछ दिन होते हैं 30-40 दिन के आसपास, केवल इतने दिन तक ही खरपतवार कंट्रोल कर पाता है ये हर्बिसाइड। इसके बाद धीरे धीरे इस खरपतवार की जो इसके बाद इसके जो हर्बिसाइड की ताकत है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। और जब हर्बिसाइड की ताकत घट जाती है तो 30-40 दिन के बाद फिर खरपतवार दोबारा निकलते रहते हैं। लेकिन 30-40 दिन तक पहुंचते पहुंचते सोयाबीन का पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने नीचे खरपतवार को अच्छे से ग्रो नहीं होने देगा। बोले तो जो सोयाबीन है वो डोमिनेट कर जाएगा और खरपतवार अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन इनटू द सॉइल इनहांस हर्बिसाइड एफिशिएंसी। अगर हम इसको मिट्टी में अच्छे तरीके से मिला ले जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हर्बिसाइड की इफिशियंसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा तो बहुत दिनों तक ये पड़ा रहेगा और खरपतवार जो है वो हमारे उगेंगे नहीं। कम से कम 30 से 40 दिन तक इसका प्रभाव बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच हर्बिसाइड इज अप्लाइड एज ए प्री इमरजेंस। ठीक, क्या पूछ रहा है? व्हिच हर्बिसाइड इज अप्लाइड एज ए प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट। ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या बोला था? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोला था। यहां पर क्या बोला जा रहा है? प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट। इसमें कौन सा दवा आती है? ग्लाइफोसेट आती है, पैराक्वाट आता है, या फिर ट्राइजीन्स आता है, या फिर 2,4-D आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ट्राइजीन्स। ट्राइजीन्स एक तरीके का ऐसा हर्बिसाइड है जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के तरीके से काम करता है। जैसे ट्राइजीन जो होता है ये अप्लाई किया जाता है बिफोर सोइंग, बट बिफोर क्रॉप और बीज इमरजेंस, सॉरी आफ्टर सोइंग। ध्यान से समझना, एक जो मैंने बताया था प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन वाला, इसमें क्या होता है? सीड बेड के प्रिपरेशन के समय देते हैं। क्या कब देते हैं? जब हम सीड बेड का प्रिपरेशन करते रहते हैं। और ये वाला जो है प्री इमरजेंस, इसमें क्या करते हैं? सोइंग के बाद देते हैं। ठीक, कब देते हैं? बुआई करने के बाद देते हैं, लेकिन खरपतवार या क्रॉप के ग्रो होने से पहले ही दे देते हैं। ठीक, जैसे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड मैं आप लोगों को बताऊं, एक दवा आती है मचेटी, ठीक, पेंडिमेथिलिन नाम से आती है। तो जब हम अपने राइस की फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, अब राइस की ट्रांसप्लांटिंग हमने कर दी, ट्रांसप्लांटिंग करने के जस्ट बाद खेत में थोड़ा सा 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहता है, उसी समय उस पेंडिमेथिलिन को हम अपने खेत में डाल देते हैं। तो क्या हुआ? सोइंग के तो बाद हुआ, बोले तो पहले ट्रांसप्लांटिंग करा, उसके बाद उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमने क्या कर दिया? 2 से 3 दिन के अंदर उसमें डाल दिया। अब जब इसमें 2 से 3 दिन पर डाल दे रहे हैं तो इसमें आप ध्यान से समझोगे तो क्या मिलेगा कि उस समय तो खरपतवार निकला ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले खेत में पडलिंग हुई थी, अच्छे से पलेवा करके तब उसकी ट्रांसप्लांटिंग हुई थी। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। फिर से बता रहा हूं, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि हर्बिसाइड बुआई से पहले डाला जाता है, और प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में बुआई के बाद डाला जाता है, लेकिन खरपतवार और क्रॉप ग्रो होने से पहले। यानी कि हमने खेत में बुआई कर दी, जो अपना सोइंग था, जिसकी सोइंग करनी थी उसकी हमने बुआई कर दी। सीड की सोइंग करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर फिर हमने उसमें हर्बिसाइड डाल दिया। अब जैसे ही उसमें जर्मिनेट होगा, जैसे ही उसमें खरपतवार उगेगा, तो क्योंकि मिट्टी की ऊपरी परत पर वो हर्बिसाइड फैला हुआ है, तो तुरंत ही उसका जो मूलांकुर या प्रांकुर निकलेगा उसको तुरंत ही वो जला देगा, तुरंत ही वो डेड हो जाएगा। दे प्रिवेंट वीट ग्रोथ ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट। ट्राइजीन्स आर जनरली सेलेक्टिव टारगेटिंग स्पेसिफिक। ये जो होता है ट्राइजीन्स एक तरीके का सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, जो कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के जो खरपतवार होते हैं केवल उन्हीं को मारता है। दिस मेथड रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड वाटर। क्योंकि ये खरपतवार को खत्म कर देगा, तो जो खरपतवार अब आगे चलकर क्रॉप से जो कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट और वाटर के लिए, ये भी नहीं कर पाएंगे। प्री इमरजेंस एप्लीकेशन इज कॉमन इन क्रॉप लाइक सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। जो प्री इमरजेंस एप्लीकेशन होता है जैसे सोयाबीन और ग्राउंडनट में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच हर्बिसाइड इज टिपिकली अप्लाइड एज ए पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट। अभी तक मैंने बोला था, 3 बताया था, प्री प्लांट एयर कारपोरेशन, और इसके साथ साथ क्या बताया था? प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट, और अगला है
पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट, इस तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं पोस्ट इमरजेंस ट्रीटमेंट। इसमें कौन सी दवा आती है? फ्लूक्लोरालिन, या फिर पेंडिमेथलिन, या फिर 2,4-D, या फिर एलाक्लोर। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है 2,4-D। एक तरीके का पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होता है, एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि हर्बिसाइड के तरीके से काम भी करता है। ये सबसे पहला हर्बिसाइड है, ठीक। सबसे पहला हर्बिसाइड जो कि सबसे पहली बार यूज किया गया था। सबसे पहला फर्टिलाइजर क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो बैक्टीरियल डिजीज था वो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल था, ठीक। तो ये है इमरजेंस ऑफ बोथ क्रॉप्स एंड वीट, यानी कि खरपतवार भी निकलने से और क्रॉप के निकलने के बाद डाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हमारे खेत में गेहूं की हमने बुआई कर रखी है, ठीक। अब बुआई करने के बाद इसमें जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं, कैसे खरपतवार? चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हमारे गेहूं के खेत में उग गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो, गेहूं भी उग चुका है और चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार भी उग चुका है। इस कंडीशन में जब हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में जब हम लोग 2,4-D को डालते हैं तो वो खरपतवार, चौड़ी पत्ते जो वाले जो खरपतवार होते हैं, इन सबको नष्ट कर देता है और हमारी जो गेहूं की फसल है वो सीधा बची रहती है। तो ये पोस्ट इमरजेंस है, यानी कि जब खरपतवार उग जाता है उसके बाद इसको डाला जाता है। दे टारगेट एक्टिवली ग्रोइंग वीड ऑफन अप्लाइड टू फोलिएज। ये खरपतवार के फोलिएज पे डाला जाता है, क्योंकि ये तब अप्लाई किया जाता है जब खरपतवार ग्रोइंग कंडीशन में होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स प्रोपानिल्स एंड डाइकॉट। ध्यान से समझ लेना, 2,4-D, प्रोपानिल, डाइकॉट, ये सभी कैसे हैं? ये फोलिएज पर अप्लाई करने वाले हर्बिसाइड हैं। और चाहे ध्यान से समझना, चाहे फोलिएज अप्लाइड बोले या फिर पोस्ट इमरजेंस बोले, दोनों बात एक ही होती है। अगर सॉइल इनकॉर्पोरेशन बोले और चाहे क्या बोले, प्री प्लांट इमरजेंस बोले, तो इसको भी क्या बोलते हैं? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन बोले, और चाहे फिर वो क्या बोले, सॉइल इनकॉर्पोरेशन, यानी कि मिट्टी में मिला देना। ये भी दोनों चीज एक ही होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन रिक्वायर्स केयरफुल टाइमिंग टू अवॉइड क्रॉप डैमेज। ध्यान से समझना, अगर हमने इस हर्बिसाइड को एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा डाल दिया तो हमारी फसल जो है उसके भी नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इसको हमने डालने में देर कर दिया तो हम प्रॉपर तरीके से खरपतवार को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं, इनमें टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें हम तब डालते हैं दवाई को जब खरपतवार अपने क्रिटिकल स्टेज में होता है, क्योंकि अगर उसका क्रिटिकल स्टेज खत्म हो गया तो फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इट इज इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग ब्रॉड लीफ वीड इन मेनी क्रॉप, यानी कि चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था गेहूं वाला एग्जाम्पल देके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ले बाई एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड? ये ले बाई एप्लीकेशन जो होता है हर्बिसाइड का, इसका पर्पज क्या होता है ये पूछ रहा है। अप्लाइड बिफोर सोइंग, अप्लाइड आफ्टर लास्ट कल्टीवेशन, अप्लाइड ड्यूरिंग फ्लावरिंग, या फिर अप्लाइड बिफोर वीड इमरजेंस। अगर वीड इमरजेंस के पहले है तो इसको क्या बोलते हैं? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। अगर ये बिफोर सोइंग है तो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन है, ठीक। और इसके साथ साथ फ्लावरिंग के टाइम पर है तो इसको हम पोस्ट इमरजेंस वाला हर्बिसाइड बोलते हैं। तो ये तीनों मैंने बता दिया, तो बचा क्या? बचा आपका एक लास्ट कल्टीवेशन वाला। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अप्लाइड आफ्टर लास्ट कल्टीवेशन, यानी कि लास्ट कल्टीवेशन के तुरंत बाद डालते हैं। कैसे समझो, जैसे मान लो हमने राइस की खेती कर रखी है। अब राइस की खेती के बाद हमको किसकी खेती करनी है? राइस के बाद फिर हमको गेहूं की खेती करनी है। तो राइस में ढेर सारे खरपतवार होंगे। तो जैसे ही हम राइस की हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसमें खरपतवार को नष्ट करने के लिए हर्बिसाइड डाल देंगे, जिससे कि जब हम गेहूं का बुआई करें तो उस समय खेत में कोई भी खरपतवार ना हो। लेवे एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इज डन आफ्टर द लास्ट कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, यानी कि जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग करी तुरंत ही डाल दिया। तो ये जो होता है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है।
इट कंट्रोल लेट सीजन वीट दैट इमर्ज आफ्टर कल्टीवेशन। ये जो धान में धान में बिल्कुल लास्ट में जो फ्लावरिंग के टाइम पर जो ढेर सारे खरपतवार उग जाते हैं, उस समय वाले जो खरपतवार होते हैं उनको हम रोक लेते हैं इस तरीके से डाल के। दिस मेथड इंश्योर वीड फ्री कंडीशन ड्यूरिंग क्रॉप मैच्योरिटी। क्रॉप मैच्योरिटी के समय पर अगर ऐसा हो जाता है तो क्रॉप मैच्योरिटी के टाइम पर हमको बिल्कुल ही अच्छे तरीके के फसल मिलेगी, उसमें कोई भी खरपतवार नहीं मिलेगा। लेबे एप्लीकेशन इज ए कॉमन इन रो क्रॉप लाइक सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। सोयाबीन और ग्राउंडनट में इस तरीके की प्रक्रिया करी जाती है। इट रिड्यूस मैनुअल बीडिंग इफर्ट इन द लेटर स्टेज। लेटर स्टेज में जो मैनुअल बीडिंग होती है उसको रोकने के लिए यह तरीका काफी अच्छा माना जाता है। Which herbicide is classified as a contact herbicide? इनमें से कौन सा हर्बिसाइड, देखो कुछ हर्बिसाइड होते हैं सिस्टेमिक होते हैं, कुछ हर्बिसाइड होते हैं वो कांटेक्ट वाले होते हैं। तो इसमें से कौन सा हर्बिसाइड है जो सिस्टेमिक है? फ्लूक्लोरालिन, डाइकॉट 2,4-D या फिर पेंडिमेथिलिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है डाइकॉट। जो कांटेक्ट हर्बिसाइड होते हैं, चाहे वो डाइकॉट हो और चाहे पैराकॉट हो, ये जो खरपतवार को मारते हैं ये कांटेक्ट बेसिस पे मारते हैं। कहने का मतलब कि प्लांट के जिस भी टिश्यू पर, जैसे मान लो प्लांट का ये टिश्यू है, अब प्लांट के अगर इस टिश्यू पर दवा पड़ गई, हर्बिसाइड पड़ गया, तो ये टिश्यू डैमेज हो जाएगा। इस तरीके से जब हम इसमें स्प्रे करते हैं तो इतने माइन्यूट पार्टिकल जाते हैं कि पूरे के पूरी जो खरपतवार होता है उस पे पूरा कवर हो जाता है, सब पे दवा पड़ जाती है। और ये दवा जब हर्बिसाइड सब पे पड़ जाएगा तो ये जो हमारी पूरी खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। दे डू नॉट ट्रांसलोकेट विद इन द प्लांट, अफेक्ट ओनली ए स्प्रेड एरिया। केवल ये जहां पर पड़ते हैं वहीं वहीं के कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। जैसे ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे अगर आप एसिड किसी के ऊपर छिड़क दोगे तो भी वो आदमी जल के मर जाएगा, और अगर आप उसको जहर खिला दोगे या सांप ने डस लिया तब भी वो मर जाएगा। तो जब आप एसिड डालते हो तो कांटेक्ट के तरीके से काम करता है। जहां जहां पर वो कांटेक्ट करेगा वहां की कोशिकाओं को डिहाइड्रेट कर देगा और वहां की कोशिकाएं मर जाएंगी। लेकिन जब जहर सांप काटता है और जहर चला जाता है बॉडी में, तो वो जहर पूरे हमारे तंत्रिका तंत्र में और पूरे ब्लड सर्कुलेशन में फैल जाता है। वो एक सिस्टम से हमारे दिल पर आकर आक्रमण करता है और हमारा दिल बैठ जाता है और हम मर जाते हैं। तो यही तरीका होता है जो सिस्टेमिक होते हैं और कॉन्टेक्ट होते हैं। तो कॉन्टेक्ट जो हर्बिसाइड होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि जहां पर वो कॉन्टेक्ट करेंगे, पौधे के जिस भाग पर वो गिरेंगे उसको डैमेज कर देंगे। तो हम यही प्रयास करते हैं कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड को डालते समय कि ये पौधे के प्रत्येक भाग पर पड़ जाए। ज्यादातर भाग पे पड़ जाएगा तो वैसे ही वो सूख जाएगा। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड आर इफेक्टिव फॉर क्विक वीड कंट्रोल। जल्दी वीड कंट्रोल करना है तो ये बहुत अच्छा होता है। आज हमने सुबह अगर डाल दिया दवा और शाम तक आप देखोगे कि पत्तियां जो हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं, पत्तियों की जो टर्जिडिटी होती है वो घट जाती है। दे आर ऑफ्टन यूज इन नॉन सेलेक्टिव वीड मैनेजमेंट। ये ज्यादातर नॉन सेलेक्टिव होते हैं। बोले तो जिस पे पड़ जाएंगे, अगर क्रॉप पे पड़ गए तो क्रॉप को भी डैमेज कर देंगे, और अगर खरपतवार पर पड़ेंगे तो खरपतवार को भी डैमेज कर देंगे, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं। और जो सेलेक्टिव होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पेंडिमेथिलिन है, 2,4-D है, ये सभी जो हर्बिसाइड्स हैं ये सेलेक्टिव हैं। ये केवल कुछ सेलेक्टिव खरपतवार को मारते हैं और सब तरीके के खरपतवार को नहीं मार पाते हैं, और ना ही क्रॉप को मारते हैं। प्रॉपर एप्लीकेशन इंश्योर नो हार्म टू क्रॉप। अगर हमको प्रॉपर एप्लीकेशन इसका पता है तो हमारी फसलें इससे नष्ट नहीं होंगी। ज्यादा मात्रा में डाल देंगे तो नुकसान कर जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। व्हिच हर्बिसाइड इज क्लासिफाई एज सिस्टेमिक हर्बिसाइड। इसमें से कौन सा सिस्टेमिक हर्बिसाइड है? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑप्शन ही बता दिया था, आंसर ही। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D जो होता है वो एक तरीके का सिस्टेमिक हर्बिसाइड होता है। ये पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके बाद इसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है पूरे प्लांट में। पत्तियों पर पड़ा, पत्ती के जो स्टोमेटा है उसके माध्यम से वो पत्तियों के अंदर चला गया, और फिर जाइलम और फ्लोएम की मदद से पूरे पौधे में पहुंच गया। यानी कि गया पहले पत्तियों के माध्यम से, फिर पूरे पौधे के पूरे भाग में पहुंच गया और जाके डैमेज कर दिया। दे कैन बी सॉइल अप्लाइड। इसको सॉइल अप्लाइड कर सकते हैं, जैसे
फ्लूक्लोराइल अर्न फोलियज स्प्रे 2,4-D। सिस्टेमिक हर्बिसाइड टारगेट द एंटायर वीड इंक्लूडिंग रूट। सिस्टेमिक हर्बिसाइड जो होते हैं वो जड़ों को भी खत्म कर देते हैं, जबकि जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड होते हैं वो जड़ को नहीं खत्म कर पाते। क्यों? क्योंकि जड़ तो मिट्टी के अंदर होता है और मिट्टी के अंदर कांटेक्ट में आएगा नहीं तो उसको खत्म कर नहीं पाएगा। दे आर इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग पेरेनियल वीड। ये पेरेनियल जो वीड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एप्लीकेशन टाइमिंग इज क्रूशियल टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर इसकी हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हमको इसका एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे टाइम पर करना पड़ेगा। अगर ज्यादा देर कर देंगे तो भी काम नहीं बनेगा और जल्दी कर देंगे तो भी काम नहीं बनेगा। Which herbicide is selective in its action? कौन सा इसमें से सिलेक्टिव हर्बिसाइड है? ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट और इसके साथ साथ इमाजे इमाजेथापाइर और डाइक्वाट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका इमाथे इमेजाथापाइर। इसमें जो होता है इमाजेथा पाइर, ये सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, चाहे वो इमेजाथापाइर हो। ये एक स्पेसिफिक टाइप के खरपतवार को क्या करता है? टारगेट करता है और फसल को टारगेट नहीं करता है। इसके साथ साथ अदर एग्जांपल जैसे 2,4-D है और इसके साथ साथ ट्राइजीन्स है या फिर पेंडिमेथिलिन है जिसको मचेटी बोलते हैं। ये सभी क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन क्रॉप लाइक सोयाबीन और ग्राउंडनट। इनको सोयाबीन और ग्राउंडनट में ज्यादातर यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला है पॉइंट, सिलेक्टिविटी डिपेंड ऑन द हर्बिसाइड मोड ऑफ एक्शन एंड क्रॉप टॉलरेंट। ये क्रॉप टॉलरेंट और मोड ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है। मोड ऑफ एक्शन का कहने का मतलब ये है कि ये हर्बिसाइड जब प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट के अंदर क्या करता है? हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर देता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, क्लोरोफिल को डैमेज कर देता है, श्वसन प्रक्रिया को तेज कर देता है, ग्रोथ को एकाएक तेज कर देता है, ये सेल डिवीजन को तेज कर देता है। ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हर्बिसाइड काम करता है। तो एक तो तरीका ये आता है, तो ये तरीका किस में काम करेगा? ये तरीका काम करेगा खरपतवार पे। और दूसरा है क्रॉप टॉलरेंस का, ये तरीका आता है फसल में काम करेगा। कहने का मतलब कि कितना अमाउंट तक जो हम हर्बिसाइड डालें तो वो जो हमारी क्रॉप है वो रजिस्ट कर पाए। अब हमको दो चीज चाहिए, जैसे मान लो कि आप हो और आपका दोस्त, ध्यान से समझना, मान लो आप हो और आपका दोस्त, दोनों लोग एक नदी पार कर रहे हो। आपका दोस्त इतना छोटा सा है और आप इतने बड़े से हो। अब आप दोनों जा रहे हो और आप चाहते हो कि आपका दोस्त जो है वो डूब के मर जाए। ठीक, दोस्त डूब के मर जाए ऐसा आप चाह रहे हो। तो आप क्या करोगे? नदी को जब पार करोगे तो नदी पार करते समय आप ऐसा प्रयास करोगे कि जो आपका दोस्त है ये तो डूब जाए, यानी कि पानी यहां तक आ जाए। अब यहां तक आ जाएगा तो आपका दोस्त तो डूब जाएगा क्योंकि वो छोटा है, तो ये तो डूब गया। अब क्योंकि आप बड़े हो तो आप डूबोगे नहीं, तो आप बच जाओगे। वही चीज यहाँ पर कह रहा है, पौधा जितना ज्यादा टॉलरेंट होगा उससे कम। जैसे मान लो पौधा टॉलरेंट कर रहा है 10, तो हमको डालना कितना है? मैक्सिमम 10 डालना है। हमको दवा की मात्रा 11 नहीं करनी है। कोई भी यूनिट होता है एक तरीके का। तो अगर पौधा हमारा 10 टॉलरेट कर रहा है तो हमको 10 से कम ही डालना है, 11 नहीं डालना। अगर 11 डाल देंगे तो हमारा पौधा भी मर जाएगा। हमको क्या करना है? 9, 8, 7 जो भी डाल पाए इसमें से वो डालेंगे। अब ध्यान से समझना, जब हम ये डालेंगे तो ये खरपतवार को जब जाएगा तो खरपतवार को डैमेज करेगा। कैसे? खरपतवार में जो अभी मैंने चीजें बताई उनमें से किसी एक चीज में वो इम्बैलेंस पैदा कर देगा और जैसे ही ये इम्बैलेंस पैदा होगा तुरंत ही हमारा खरपतवार मर जाएगा। प्रॉपर डोजेस प्रिवेंट डैमेज टू नॉन टारगेट। अगर हम प्रॉपर इसका डोज देंगे, जैसे मैंने बोला कि क्रॉप की जो टॉलरेंस है वो 10 तक है, तो हमको इसको 9, 8, 7 या इससे कम पे ही यूज करना है। अगर हमने इसको बहुत आगे तक यूज कर लिया तो हमारा जो फसल है वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, व्हिच हर्बिसाइड इज नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव कौन सा है? 2,4-D, ग्लाइफोसेट, पेंडिमेथिलिन या फिर इमाथे इमाजेथापाइर। तो इसमें आपका जो है वो ग्लाइफोसेट जो है वो एक तरीके का कैसा है?
वो एक तरीके का नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, जो कि जिस प्लांट के कांटेक्ट में आएगा वो उसको मार देगा। ये एक तरीके का क्या है, नॉन सेलेक्टिव कांटेक्ट पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। ठीक, खरपतवार उगने के बाद डाला जाता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, जिस पे पड़ जाएगा उसी को मार देगा, और ये सभी तरीके के प्लांट पे जिस पे कांटेक्ट करेगा उसी कांटेक्ट को मार देगा, तो कांटेक्ट में मारता है ये। ठीक, ये सिस्टमिक तरीके से नहीं मारेगा। ये कैसे मारता है, इसके कांटेक्ट में आ जाओगे तो ही मार देगा। अदर एग्जांपल कैसा है, जैसे पैराक्वाट है, डाइकॉट है, ये सभी भी कैसे नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत आते हैं। दे आर अप्लाइड इन एरियाज वेयर कंप्लीट वेजिटेशन रिमूवल इज नीडेड, जिसमें हमको पूरा पूरा वेजिटेशन ही खत्म करना होता है। जैसे सड़क के किनारे जो झाल झंखाड़ होती है, नहर के किनारे जो झाल होती है, जो झाड़ियां होती हैं, उनको साफ करने के लिए ग्लाइफोसेट डाल देते हैं। ग्लाइफोसेट डाल दो तो जितने भी डालोगे, जिस पे भी पड़ जाएगा, सब सूख जाएगा। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड आर यूज बिफोर प्लांटिंग और नॉन क्रॉप एरियाज। इसका एप्लीकेशन हम तभी कर सकते हैं जब खेत में कोई भी फसल ना हो, क्योंकि अगर फसल होगी तो फसल भी बर्बाद हो जाएगी। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड ड्रिफ्ट टू डिजायरेबल प्लांट। ध्यान से समझना, अगर हमको ये इस खरपतवार को डालना है ग्लाइफोसेट का, तो जैसे मान लो ये हमारा एक खेत है, ठीक, इस खेत में हमने इस लाइन से ऐसे बुआई कर रखी है। अब जब हमें ये ग्लाइफोसेट को डालेंगे तो हमको ये चीज इंश्योर करनी है कि जो भी ग्लाइफोसेट की दवा पड़े वो केवल इस भाग में पड़े। हमारा जो ये है, हमारा जो पौधा है, ये वाला जो पौधा है, पौधे वाली लाइन है, पौधे पर बिल्कुल भी हर्बिसाइड पड़ने नहीं पाए। अगर पड़ गया तो हमारा पौधा भी खराब हो जाएगा। तो इसको हम कई बार ढक देते हैं, पौधे को ढक के लगाते हैं। वरना और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जिससे आप ऐसा कर सकते हो कि पौधे पे ना पड़े दवा, केवल और केवल खरपतवार पर पड़े। व्हाट इज द ट्रेड नेम ऑफ हर्बिसाइड एट्राजिन। एट्राजिन का ट्रेड नेम क्या है, मतलब एट्राजिन जो दवा है, एट्राजिन जो हर्बिसाइड है, ये बाजार में किस नाम से आती है। लासो, एट्राटेक्स, सेंसर, या फिर स्टाम्प, इनमें से किसके नाम से आता है। तो एट्राजिन जो है वो आता है एट्राटेक्स के नाम से। एट्राजिन से एट्राटेक्स आ, एट्राजिन का जो ट्रेड नेम है वो एट्राटेक्स है या फिर एक्ट्राफ है। ये एक तरीके का वेट कंट्रोल का काम करता है। ये कैसा होता है, ये कॉन्टेक्ट भी होता है, सिस्टेमिक भी होता है। जब सॉइल में अप्लाई करेंगे तो सिस्टेमिक तरीके से काम करेगा, और अगर फोलिएज में अप्लाई करेंगे तो कॉन्टेक्ट बेसिस पे काम करेगा। एट्राजिन एक कॉमनली यूज क्रॉप लाइक मेज और शुगर कैन, इसको ज्यादातर मेज और शुगर कैन में यूज करते हैं। ये जो होता है ये टारगेट करता है जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं उनको, और कुछ तरीके के जो हमारे कुछ घासें हैं उनको भी ये टारगेट करता है। प्रॉपर एप्लीकेशन अगर इसको हम कर देंगे तो जो वीड रेजिस्टेंट डेवलपमेंट होता है उससे हमारी फसल बच जाती है, हमारी फसल को ये बचा लेता है और खरपतवार को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेजिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ द हर्बिसाइड टू 4D। रेजिडिटी पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आज हमने हर्बिसाइड डाल दिया, आज हमने अपने खेत में हर्बिसाइड डाल दिया। अब आगे आने वाले 10 से 15 दिन तक कुछ जो अफेक्ट रहेगा, कुछ जो मात्रा रहेगी, ये हर्बिसाइड की कुछ मात्रा पौधे के अंदर पाई जाएगी। जैसे मान लो कि आज हमने अपने खेत में हर्बिसाइड डाल दिया, अब आज ही हमने हर्बिसाइड डाला और कल ही अगर हम सब्जी तोड़ के उसमें से लेके जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, तो वो हर्बिसाइड से लगा हुआ जो भी लोग सब्जी खाएंगे सब बीमार हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम हर्बिसाइड डाले हैं तो हम तब तक के लिए फसल की तुड़ाई नहीं करते हैं जब तक उसमें रेजिड्यू रहता है। हर्बिसाइड का जब तक रेजिड्यू रहेगा तब तक हम नहीं तुड़ाई करेंगे। तो यही पूछा जा रहा है कि जैसे मान लो 2,4-D हमने डाल दिया है तो कितने दिन तक उसका रेजिड्यू बना रहेगा। बोले तो उसके जो अवशेष हैं वो हमारे पौधे पर कब तक मिलेंगे, 1 से 2 साल तक, 3 से 4 हफ्ते तक, 6 महीने तक, या फिर 1 महीने तक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो 3 से 4 वीक तक। कहने का मतलब अगर हमने 2,4-D हर्बिसाइड अपने क्रॉप में यूज किया है तो ये जो दवा होती है, ये हर्बिसाइड जो है, ये हमारे क्रॉप में 3 से 4 बीज तक रेजिड्यू फॉर्म में पड़ा रहता है, अवशिष्ट के रूप में पड़ा रहता है। इसके बाद धीरे 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 जाके फिर ये खत्म हो जाता है 3 से 4 हफ्ते बाद। दिस शॉर्ट रेजिडिटी मेक इट सुटेबल फॉर रोटेशनल क्रॉपिंग। अब देखो 3 से 4 हफ्ते हैं तो काफी ज्यादा कम है, क्योंकि कुछ कुछ क्रॉप तो ऐसी होती है जिनका रेजिडुअल इफेक्ट 3 साल होता है,
उसका तो एक एक साल तक होता है। तो एक साल के जो रेजिडुअल इफेक्ट वाले खरपतवार हैं उसको गवर्नमेंट बैन कर रही है, क्योंकि अगर इस तरीके के खरपतवार हम अपने फसल में यूज करेंगे तो अब क्योंकि एक साल तक उसका रेजिडुअल इफेक्ट बना रहेगा, तो एक साल के अंदर अंदर अगर किसी ने उसको खा लिया तो वो बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी, उस आदमी को भी ये नुकसान करेगा। इस वजह से जिस हर्बिसाइड का या जिस केमिकल का जो हम फसलों में यूज कर रहे हैं, जिसका भी रेजिडुअल इफेक्ट कम होता है वो अच्छा माना जाता है। कुछ का तो होता है एक हफ्ते, कुछ का 2 हफ्ते, किसी का 1 महीने तक होता है। तो ये जो 1 महीने के आसपास तक का होता है, ये हमारी अनाज वाली फसलें, दाल वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है। और जो 3-4 दिन 1 हफ्ते का होता है, ये हमारी फ्रूट और वेजिटेबल के लिए अच्छा होता है, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल हमेशा तोड़े जाते रहते हैं प्लांट से। तो इस वजह से अगर इसका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत लंबा होगा तो हमारी जो उत्पादन है उस पर भी फर्क पड़ेगा और हमको अच्छी क्वालिटी का उत्पादन नहीं मिल पाएगा। 2,4-D की अगर हम बात करें तो एक तरीके का यह सिलेक्टिव हेर्बिसाइड होता है जो कि केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। ये कैसा होता है? सॉल्ट रेजिस्टेंट रेजिड्यू रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सॉयल कंटामिनेशन, क्योंकि इसका जो परसिस्टेंस है, इसकी जो अवशिष्टता है वो बहुत कम होती है। इस वजह से सॉयल का कंटेमिनेशन की जो संभावना है वो कम हो जाती है। सॉयल कंटेमिनेशन का मतलब ये है कि जिसमें मिट्टी भी दूषित हो जाती है। जब बार बार हम हर्बिसाइड डालते हैं तो हर्बिसाइड केवल पत्तियों पर, खरपतवार पर या हमारी क्रॉप पर नहीं पड़ता है, अपितु वो थोड़ा बहुत मिट्टी पर भी पड़ जाता है। तो मिट्टी में भी कंटामिनेशन होने की संभावना बढ़ी रहेगी अगर क्रॉप का रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा है। तो फार्मर मस्ट फॉलो रिकमेंडेड डोजेस टू अवॉइड रेजिड्यू इशू। रेजिड्यू इशू से बचने के लिए फार्मर को केवल जो रिकमेंडेड डोज है केवल उतना ही डालना चाहिए। अधिकतर फार्मर क्या करते हैं कि अगर उनसे बोला है कि भैया 1 ml डालना 1 लीटर में, तो वो क्या कर देंगे, 2 ml डाल देंगे, 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल देंगे। वो सोचते हैं कि ज्यादा डाल देंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करेगा। ज्यादा डाल दोगे तो आपकी फसल खराब हो सकती है और इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो भी पड़ा रहेगा। तो इसको जो आदमी बाद में कोई आदमी अगर कंज्यूम करेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, उसको भी ये चीजें नुकसान करेंगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। कोर्स खरीदने के लिए यहाँ पर जो वीडियो आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो वीडियो है आ रहा है इसको भी आप फॉलो कर सकते हो, जिससे आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो। इस समय आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, जबकि इस समय मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। रोज वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले मैं रोज वीडियो नहीं ला पाता था, लेकिन मैं पिछले 1-1.5 महीने से रोज एक वीडियो आप लोगों को तो दे ही रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों तक तो मैं 2 भी वीडियो देता था। तो आई होप आप लोग हमें इसी तरीके से थोड़ा सा और थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। बाकी फाइनेंशियली अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।